हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि प्राथमिक शिक्षक और विशेष प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए चयनित और पात्र आवेदकों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिला सत्यापन और चॉइस फिलिंग का कार्य आरंभ हो चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि जो आपकी जो निर्देशिका जारी की गई है विभाग द्वारा, उन निर्देशों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो फिर आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये निर्देशिका आपको पूरी देखना है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा बोल रहे थे कि उनके ये TRC पोर्टल पर मिल नहीं रहा है उनको। तो देखिए, अब तो अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मध्य प्रदेश स्कूल सेवा शर्तें 2018 के नियम के अनुसार ही रहेंगी और समय समय पर इसमें संशोधन किया गया है। हमने ये पूरी पढ़ ली है, आपको केवल इसका सारांश सुनना है। इसमें उल्लिखित प्रावधान के समय जारी निर्देशों के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा ली और 25 में इसका आयोजन हुआ। इसमें विशेष शिक्षकों के 3200 पद सम्मिलित किए गए। नियम पुस्तिका कंडिका 7.7 के अनुसार स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा RCI मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा लिया गया है तथा चयन परीक्षा में आवेदन पत्र के समय यस कॉलम भी टिक किया गया है, उनको ये प्रमाण पत्र जो आपका जिला सत्यापन होगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब जिला सत्यापन और डॉक्यूमेंट्स विकल्प चयन, इस समय आपको ये अपलोड करवाना होगा। अगर आप ये अपलोड नहीं करवाते हैं तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये पहली शर्त उन्होंने बता दी है विशेष शिक्षकों के लिए। अब यहाँ पर जो विशेष शिक्षक नहीं हैं उनके लिए भी कुछ नियम और प्रावधान और निर्देशिका जारी की गई है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते वक्त फिल किए थे वो पूरे ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, आप लोगों को जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो चीज़ें हमने पूरी आपको पिछली वीडियो में भी बता दी हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, आप उसमें गलती मत कीजिएगा। अब विषयवार प्रवर्ग रिक्तियों का, यानी आपने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरा है और जिस रिक्तियों के लिए फॉर्म भरा है उन्हीं के लिए आप आवेदन कीजिएगा, अन्य किसी कॉलम को टिक मत कीजिएगा। अपनी आयु सीमा और व्यावसायिक योग्यता और निर्धारित बाकी जो सभी चीज़ें हैं जो समय समय पर विज्ञापन में जारी की गई हैं उनको संलग्न करना आवश्यक रहेगा। जैसे कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो क्या काम चल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोग फिर ये मान के चलिए आपकी अभ्यर्थता यहीं समाप्त कर दी जाएगी। ये स्पष्ट लिखा हुआ है कॉलम नंबर 3 में। अब चौथा है आपका अधिनियम नियम निर्देशिका जो के अनुसार किसी भी स्थिति में विरोधाभास की स्थिति नहीं होना चाहिए। विरोधाभास की स्थिति मतलब ये रहेगा, जैसा आप इस फोटोकॉपी में लगाएंगे, यानी आप मूल दस्तावेज तो कहीं भी लगाते नहीं हैं, सभी आपको स्वयं प्रमाणित कर कर जो आप दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए ले जाएंगे उसमें और जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें विरोधाभास की स्थिति नहीं होना। विरोधाभास माने कि आप समझ गए होंगे ना कि इसमें कुछ और लिखा है और इसमें कुछ और लिखा है। ऐसी स्थिति होने पर आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि निर्देशिका की मान्य होगा, यानी जो निर्देशिका के अनुसार फिर आपके साथ व्यवहार किया जाएगा जो निर्देशिका में मान्य होगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, देखिए हम यहाँ पर आपको पूरा ये पढ़ के नहीं सुना रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं इसका सारांश सुनाते चले जा रहे हैं ताकि वीडियो छोटी भी रहे और क्या आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। अब ये 5वां जो आपका कॉलम रहेगा ये RCI डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए होगा, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आपका अगर मान्यता प्राप्त यानी सत्यापन के समय जो आपने अभी कंप्यूटर पे अपलोड करवाया उसकी उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर सत्यापन के समय आपका जो RCI डिप्लोमा है वो मान्यता प्राप्त नहीं हुआ और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में नहीं हुआ, RCI और RR नंबर होना वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा, नहीं तो आप लोगों को भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। छठा जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है जो आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे उसके जितने भी आवश्यक दस्तावेज होंगे उन्हीं का विवरण दीजिए और उन्हीं को सत्यापन के समय भी आपको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास भी एक जो आप अपलोड करेंगे वो कॉपी उनके पास उनके कंप्यूटर में पहुंच जाएगी। उसी हिसाब से आपका जो जिला सत्यापन होगा उसी हिसाब से होगा। बाकी आपको 3 सेट बनाना है, अपनी जितनी भी अंक सूचियाँ हैं उसके हिसाब से और स्वयं प्रमाणित करके ले जाना है। अब जो आपका 7 वाला पॉइंट रहेगा, अगर ये मान लीजिए कोई भी स्किप करता है तो भी उसकी अभ्यर्थता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे हमारे पास 2-3 कमेंट आए हैं कि हम लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा है, हम क्या करें। उस पर भी हम आपको जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी पहले हम पूरी निर्देशिका सुना रहे हैं आपको कि एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर जो आपका 100 रुपये का चार्ज होगा पोर्टल शुल्क, वो अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी आगे की जो कार्रवाई होगी, यानी जो आपका सत्यापन और चॉइस फिलिंग का काम है वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एमपी ऑनलाइन पोर्टल ये महत्वपूर्ण है, अगर किसी ने भी 100 रुपये नहीं भरे तो बस वहीं समझ जाना कि आपकी अभ्यर्थता समाप्त। 100 रुपये आपको उनको पोर्टल चार्ज देना ही होगा। तो देखिए एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 100 रुपये, 7 दस्तावेज अपलोड सहित यहाँ पर बताया गया है देय होगा। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक पृथक 5 रुपये प्रति दस्तावेज मान्य होगा। जितने आपके डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे उतना ही 5 रुपये के हिसाब से शुल्क बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पैसों का बिल्कुल वो मत कीजिएगा, जितना शुल्क मांगे डीपीआई देकर फुर्सत हो जाइए, क्योंकि उसके बाद आप जीवन भर सुकून में रहेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें हैं तो गलत, क्योंकि किस चीज़ की फ़ीस, एक बार फ़ीस भी दे दी सब कुछ हो गया, अब किस चीज़ की फ़ीस, लेकिन वो तो विभाग ठहरा। अगर उन्होंने निर्देशिका जारी कर दी हमें 100 रुपया अलग से चाहिए, और जो आप दस्तावेज अपलोड करवा रहे हैं, मान लीजिए जितनी अंक सूचियों की प्रतियां होंगी वो आप अपलोड करवाते हैं तो 7 अंक सूचियों के बाद आपको जितने भी दस्तावेज आप अपलोड करवा रहे हैं उन सभी का 5 रुपये के हिसाब से शुल्क तय करना होगा। तो यानी ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन अब जो विभाग ने नियम बनाए हैं उन नियमों को फॉलो करना ही पड़ेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया यानी तकनीकी समस्या समाधान के लिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया, तो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी जितने भी अभ्यर्थी हैं इस निर्देशिका का पालन करें और टीआरसी पोर्टल पर जाकर समय अवधि के दौरान, यानी जितना आपको समय दिया गया है उसी समय का पालन करते हुए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, उसके बाद जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी चिड़िया चुग जाएगी खेत। अगला है आपका दस्तावेज अपलोड करवाते समय अभ्यर्थियों को यह प्रविष्टि करना होगी कि वह किस जिले में और कौन से केंद्र पर दस्तावेज सत्यापन करवाना चाहते हैं। ये केवल नॉर्मल अभ्यर्थियों के लिए होगा कि आप अपने हिसाब से जिला और जो भी आप चयन करना चाहें, जो आप अपनी सुविधानुसार वो कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन जो अतिथि शिक्षक होंगे यहाँ पर उनके लिए ये मान्य नहीं होगा। अतिथि शिक्षकों को ये बात ध्यान में रखनी होगी, जिस ज़िले में आपने पढ़ाया है केवल आप उसी ज़िले का ही चयन कर सकते हैं और उस ज़िले में ही आपका सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग जो आप उसी हिसाब से करेंगे जिस ज़िले में आपने पढ़ाया है। यानी जिस ज़िले का संभाग, मान लीजिए किसी ने भोपाल ज़िले में पढ़ाया है तो वो भोपाल संभाग के अंतर्गत आएगा, और भोपाल संभाग में 5 ज़िले आते हैं, आपको वो 5 ज़िलों को ही चॉइस फिलिंग में लेना होगा। और दूसरी बात, आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए भी भोपाल ज़िले में ही जाना होगा। मान लीजिए कोई पढ़ाता है भोपाल में, ऐसा नहीं है कि आप रायसेन, विदिशा और रायगढ़ और उसके आसपास के जितने भी 5 आ रहे हैं तो वो उसमें चले जाइए, ये अतिथि शिक्षकों के लिए मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर दूसरी बात ये रहेगी कि जिन अतिथि शिक्षकों ने 1 से अधिक ज़िलों में पढ़ाया है तो उनको क्या करना है, उनको 2 ही ऑप्शन भरना होंगे, और अगर 3 ज़िलों में पढ़ाया है तो 3 ऑप्शन। फिर उस हिसाब से आप जिसको पहली प्राथमिकता देंगे उसी पर जाकर आपको सेंटर वो मिलेगा, और नहीं तो फिर वहाँ से आपका सेंटर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आपने जिस ज़िले को पहले टिक किया हुआ है उस ज़िले में आपको जाना होगा। तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ते चलिएगा। जो चीज़ हम नहीं बात बता पा रहे हैं आप उसको रोक कर खुद पढ़ लीजिएगा
क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को निकालना नहीं आती, तो इसलिए बार बार ये वीडियो हम डाल रहे हैं ताकि आपका कोई डॉक्यूमेंट्स छूटे ना। इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत पद स्थापना हेतु जिले को प्राथमिकता क्रम में चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाए गए समस्त जिलों को प्राथमिकता क्रम देना अनिवार्य होगा, परंतु लोक कर पोर्टल शुल्क भी भुगतान करना होगा। जब आप चॉइस फिलिंग करवाएंगे तो आप जिस संभाग के अंतर्गत आते हैं उस संभाग के सभी जिलों को आपको प्राथमिकता देनी होगी और ज़िले के जितने भी स्कूल हैं सभी को प्राथमिकता दीजिएगा। और फिर अपने जो आपका पोर्टल है, जो आपकी आईडी है, उसको लॉक करवाइएगा। उसके बाद अगर आप शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं तो भी आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं समस्त जिलों का प्राथमिक क्रम दर्ज कर अपलोड शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पर भी विचार नहीं किया जाएगा। देखिए बार बार हम यही बात कर रहे हैं, जितना विभाग शुल्क मांगे दे दीजिएगा, बिल्कुल किसी भी प्रकार का वो मत कीजिएगा कि हम शुल्क ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये पैसा नहीं भर रहे हैं। तो नहीं तो क्या होगा, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोल दिया है कि आपकी अभ्यर्ता यानी आपकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम में नियुक्ति का दावा भी नहीं कर सकेंगे। यानी आप अदालत जाइए, कहीं भी जाइए, विभाग ने अपने निर्देशिका में स्पष्ट बोल दिया है कि आप पैसा नहीं देंगे तो विभाग आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा। अगला है आपके लिए, देखिए हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाते चले जा रहे हैं क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं, आपको सभी पॉइंट का ज्ञान होना चाहिए, सभी चीज़ों का। ये तो हमने आपको बता दिया कि आप लोगों को क्या करना है। दस्तावेज अपलोड करवाने के बाद स्वयं प्रमाणित अभ्यर्थी सत्यापन करेंगे और सत्यापन केंद्र पर दस्तावेज लेकर उपस्थित भी होंगे। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज और उनकी स्वयं प्रमाणित प्रतियाँ यानी 2 स्वयं प्रमाणित सेट ले जाएं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं आप 3 ले जाना। क्या होता है, कभी कभी किसी किसी चीज़ में त्रुटि रहती है और जहाँ पर आपको जैसे कि वो सत्यापन के लिए मिलता है तो वहाँ पर कभी कभी ऑनलाइन नहीं होता है, फ़ोटोकॉपी की मशीन ख़राब हो जाती है, 200 प्रकार की मुसीबतें होती हैं। उन मुसीबतों से आप बचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 3 सेट ले जाएंगे, क्योंकि वर्ग 2 में 3 सेट बनवाए थे, आपके लिए 2 सेट हैं लेकिन आप 3 ले जाइएगा। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज के साथ मिलान किए जाएंगे। इसका ऑनलाइन प्रमाणीकृत किया जाएगा। सत्यापन में उपस्थित होने एवं दस्तावेज प्रमाणीकृत की स्थिति में ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित भी प्रदान की जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन और जो जिला सत्यापन करवाते हैं उसके बाद पावती लेना मत भूलिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके पास सबूत होगा कि आप जिला सत्यापन में गए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। अगर आप ये पावती नहीं लेते तो फिर बाद में कोई लफड़ा होगा तो फिर आप लोग ही भुगतान करेंगे, विभाग का तो कुछ नहीं जाएगा। अभ्यर्थी सत्यापन अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आईडी तथा यथा आधार कार्ड इत्यादि के साथ ही उपस्थित हो। अपनी आईडी यानी जो आपने आईडी बनवाई होगी वो और उसके बाद आधार कार्ड के साथ ही उपस्थित हो। निर्धारित तिथि तक समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर, यानी आपको जो डेट दी गई है उसके अंदर ही सारा काम करवा लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। पश्चात किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार का संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी हमने देखिए इससे पहले वर्ग 3 के लिए कई प्रकार की वीडियो बनाई थी। हमने आप लोगों से कई बार कहा था कि जितने भी अभ्यर्थी हैं आपके दस्तावेज में अगर कोई गड़बड़ी है, अभी आप लोगों को टाइम मिला है, अभी अदालत में केस चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतने में आप जितने भी आपके दस्तावेज हैं उनको सही करवा लीजिए और जो आपके जितने भी जाति मूल निवासी सब जो हैं डिजिटल बनवा लीजिए। नहीं तो क्या होगा, सत्यापन के बाद अगर आप बोलते हैं हमारे पापा के नाम में गड़बड़ है, मम्मी के नाम में गड़बड़ है, हमारे नाम में गड़बड़ है, तो फिर उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यथा स्थिति बनी रहेगी। और फिर उसके बाद आप चाहे भर्ती प्रक्रिया के बाहर हो या अंदर हो।
अब 10वां पॉइंट क्या रहेगा, अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश, ये और उससे सख्त रहेंगे, यानी इनका पालन नहीं किया तो फिर आपकी लुटिया डूब गई। तो देखिए, अंक सूची और उपाधि, यानी शैक्षिक और व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मान्यता प्राप्त होने चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद जो मान लीजिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उन्हीं संस्थानों से होने चाहिए। इसके अतिरिक्त समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन से अभिमृत, यानी कि समक्ष अधिकारी, यानी यहाँ पर डीओबीओ की बात चल रही, डीओबीओ नहीं सॉरी एसडीएम की बात चल रही है, यहाँ पर द्वारा जारी किए गए ही स्वीकार किए जाएंगे। ये पूरी तरह से इसका दायित्व अभ्यर्थियों पर होगा, ये देख लीजिए, पूरी तरह अभ्यर्थियों पर इसका दायित्व होगा। अगर आप लोग ये सब गलतियां करते हैं, इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और सही भी बात है, आपके डॉक्यूमेंट्स, विभाग थोड़ी ना इसकी जिम्मेदारी लेगा। आप कोई त्रुटि करते हैं तो विभाग उसमें से कहाँ जिम्मेदार होगा। अगला पॉइंट है 10.2 पर हम पहुंच चुके हैं। जल्दी जल्दी इसलिए बताते जा रहे हैं कि आप भी जल्दी सुनिए और उस काम को भी आराम से ढंग से और करके जाइए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में बने रहें। प्राथमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2025 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षकों की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में किया गया है, सिर्फ उन्हीं को पात्रता धारित कर अतिथि का आरक्षण लाभ प्राप्त होगा। यानी पहले आप अतिथि शिक्षक में पढ़ाते थे, उसके बाद आपने जो भी पात्रता है, यानी कि पात्रता परीक्षा भी दी है और चयन परीक्षा भी, यानी उसका अर्थ ये है, उसके बाद ही आपको अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी या प्रवर्ग या श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद आप कहें हम यूआर में थे अब एससी में भेज दिए जाएं तो नहीं होगा। आपके पास अगर आपने एससी से फॉर्म भरा और यूआर में जाना चाहें तो ये भी नहीं होगा। आप एसटी में थे और एससी में जाना चाहें तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों को अब जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो बाहर का रास्ता नापिए, विभाग का काम है। परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस संबंध में कोई भी आवेदन भी मान्य नहीं होगा। यानी अगर उन्होंने कहा है जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो 6 महीने 8 महीने का मौका भी यहाँ पर आपको विभाग नहीं दे रहा है। जबकि पहले क्या होता था, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि रह जाए या फिर क्या होता था कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो अभ्यर्थी जो कोर्ट के वकील होते हैं उनके थ्रू एक एफिडेविट बनवा कर लगा देते थे और 6 महीने 3 महीने का समय लेकर उस जो आपके डॉक्यूमेंट्स कम होते थे उसको बनवा कर लगा देते थे। अब लेकिन विभाग क्या है, आप लोगों को पता है, विभाग चाहता ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर हों और हम जो नीचे बैठे अभ्यर्थी उनकी वेटिंग क्लियर करें, और उसके बाद एक सरकार ये डिंडोरा पीटे कि हाँ हम लोगों ने इतने कम पद निकाल कर और इतने अधिक लोगों को वैकेंसी में ले लिया। तो ये सरकार का एक एजेंडा है। बाकी देखिए, समय तो देना चाहिए लेकिन यहाँ पर कोई समय नहीं दिया गया है। इसलिए हमने बार बार पहले वीडियो बनाई थी कि हमने आपको 2-2 3-3 वीडियो ऐसी डाली थी कि वर्ग 3 में कौन से अभ्यर्थी बाहर होंगे, और सभी लोगों ने वीडियो भी देखी और बाकायदा वीडियो पर कमेंट भी आए थे कि ये डॉक्यूमेंट्स कम हैं, ये चीज़ें हैं। हमने सभी के कमेंट का जवाब दिया था कि ये यहाँ से बनेगा और ये चीज़ यहाँ से अपलोड होगी। आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया इतने मंथ में कि नहीं दिया। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 25 अगस्त 2025 में अर्जित शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता और अगस्त 2025 तक वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप फर्स्ट साल में हैं और आपके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हुए हैं तो आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर होना चाहिए। और अतिथि शिक्षकों के मामले में अगर किसी ने साथ में जो भी उन्होंने अर्जित किया तो यहाँ पर उनको भी बाहर किया जाएगा। ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे इस तिथि को, यानी कि अतिथि शिक्षक अगर आपका मतलब 1 मंथ में 2-4 दिन भी कम हुए
तो आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता, यानी ये तिथि बता दी है 25 अगस्त तक ही उनको सभी चीज़ें चाहिए। 25 अगस्त 2025 तक ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये तिथि उन्होंने बताई है कि इसके पहले पहले की सभी चीज़ें हम लोगों को चाहिए। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता आपकी पूर्ण होना चाहिए। अतिथि, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है। इस कॉलम के कारण अब देखिएगा बहुत सारे लोग बाहर होने वाले हैं और बहुत सारे लोगों की वेटिंग क्लियर होने वाली है। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में अगस्त 2025 तक जिन अभ्यर्थियों के पास 3 शैक्षिक सत्र एवं 200 दिवस का अध्यापन अनुभव प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस का अनुभव नहीं होगा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी और यहाँ पर देखिए एक और भी पॉइंट दिए गए हैं। अभी आपका ये पूरा कॉलम नहीं हुआ है। जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्राप्त हुए उन्होंने दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया तो उनकी भी अभ्यर्थिता यहाँ पर निरस्त होगी। और दिव्यांग अभ्यर्थियों का अगर 40% हैंडीकेप सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। एक सत्र में 2 उपाधियां लेने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं होगी, यानी जो कर्मचारी चयन मंडल ने आपके डेटा में परिवर्तन कर दिया उसके लिए डीपीआई किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के सरनेम और नेम में पूरी गड़बड़ी हो चुकी है। काफ़ी कमेंट आए हैं कि अब हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर देखिए विभाग ने बोल दिया है कि कर्मचारी चयन मंडल इसके लिए जिम्मेदार होगा, हम नहीं होंगे। अंतिम रूप से कहें तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति निर्देश दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप पूरी करते हैं तो यहाँ पर हम फिर से दिखा रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना है, ये भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अगर इनके ये सभी निर्देशों का पालन करते हैं तभी ही आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी, अन्यथा किसी भी स्टेप के कारण आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। हमने काफ़ी जल्दी वीडियो बनाई है ताकि सभी पॉइंट क्लियर हो जाएं।